पर्यावरण का विषय चल रहा था, जिसकी समझ आज हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जिस पर्यावरण की बात कल हमने प्रारंभ की थी और इस बात पर छोड़ी थी कि इस पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाले जो लोग हैं वो ज्ञानी भी हैं और मोही भी हैं। मोह के साथ जुड़ा हुआ यह ज्ञान जब हमारे लिए सामने आता है तो यहाँ से ज्ञान और मोह दोनों के मिलने से ही एक विकास की यात्रा शुरू होती है। चूंकि भौतिक विकास की बात है, इसलिए यह भौतिक विकास जब प्रारंभ होता है तो अगर हम इस दुनिया में देखें, विकास किसे कहते हैं, विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित लोग कौन होते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जहां पर अपार सुख सुविधाएं होती हैं वो लोग विकसित कहलाते हैं। और उन सुख सुविधाओं को देने के लिए हमें अनेक तरह की उपभोग सामग्रियों की आवश्यकता होती है और उन उपभोग सामग्रियों का उत्पादन भी हमारे लिए बहुतायत मात्रा में होना चाहिए। जहां पर बहुत अधिक उत्पादन होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में जहां पर उत्पादन सामग्रियां लोगों के पास तक पहुंचने के लिए उपभोग का विषय बनती हैं, उसी को हम विकास कहते हैं। ये विकास की एक सामान्य अवधारणा है भारतीय संस्कृति में। और जब हम इस अवधारणा को समझते हैं तो यही विकास हम वैश्विक अवधारणा में भी देखते हैं। विश्व के अंदर भी विकास की यही अवधारणा है। जो देश आज विकसित देश कहलाते हैं वो इसी बात से विकसित कहलाते हैं कि जहां पर सभी तरह के उत्पादनों की भरमार होती हो, सभी प्रकार की सुख सुविधाएं लोगों के लिए पहुंचती हो, उपभोग की सामग्रियों की कहीं कोई कमी ना रहती हो, उसी को हम विकसित देश कहते हैं। इस विकास की परिभाषा को ही आज भारत अपना रहा है और इसी परिभाषा के कारण से यहां पर अनेक तरह के ऐसे उत्पादन किए जा रहे हैं जिन उत्पादनों के कारण से हम भारत को भी एक विकासशील देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं। अभी भारत किस श्रेणी में आता है? एक विकासशील भारत तो अब बन रहा है। जो भारत के अंदर एक विकास करने की इच्छा थी, विकास होना चाहिए और विकसित जो देश हैं उनकी तरह ही भारत अब विकासशील होते होते विकसित देशों की श्रेणी में आने वाला है, आता जा रहा है। और ये भारत अपनी जनसंख्या में विश्व के अंदर शायद दूसरा स्थान रखता है। और जब इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग उस विकास को सामने लाएंगे जो विकास यूरोपीय देशों में चलता है, जिस विकास में तमाम सुख सुविधाएं लोगों के लिए उपलब्ध रहती हैं, तो उन सुख सुविधाओं की प्राप्ति करने के लिए जो साधन अपनाए जाएंगे वो साधन अगर इतने सारे लोगों में फैलेंगे तो ये पर्यावरण दूषित हुए बिना रहेगा नहीं। आज लोगों के लिए सबसे ज्यादा भावना उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होता है अति परिग्रह को संगठित करने का, संग्रहित करने का। परिग्रह की लालसा, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखना, उपभोग की सामग्री का जरूरत से ज्यादा उपयोग करना
और जितना जितना उपभोग की सामग्री के प्रति हमारी लालसा बढ़ेगी, परिग्रह के प्रति लालसा बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा उत्पादन करने पड़ते हैं। और उत्पादन को भी बढ़ाने के लिए अनेक तरह के यंत्र लगाने पड़ते हैं, मशीनें लगानी पड़ती हैं, टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ती है, तब जाकर के वो उत्पाद एक साथ बहुत मात्रा में उपलब्ध होकर के एक साथ अनेक अनेक लोगों के पास तक पहुंच पाते हैं। ये जो विकास का क्रम चल रहा है, जिसे हमने विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए भारत को एक अपने मन में कटिबद्धता उत्पन्न कर रखी है, यही विकसित देश की श्रेणी में लाने के लिए जो हमने प्रयास कर रखा है, ये प्रयास ही सबसे बड़ा प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश था और इसकी इस पहचान के कारण से ही, कृषि प्रधानता की पहचान के कारण से ही भारत के अंदर सर्वाधिक अध्यात्म प्रिय लोग रहते थे, सुखी लोग रहते थे। इस भारत के अंदर सबसे ज्यादा ज्ञानी लोग, शिक्षित लोग, चिंतक लोग इस भारत के अंदर रहा करते थे। आप भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ें तो इस भारत में सब कुछ हुआ करता था। लोग बड़े सुख के साथ, समृद्धि के साथ जीते थे और वो समृद्धियां इतनी थीं कि हर गांव गांव में लोग सुखी थे, समृद्ध थे। हर तरह की सुविधाएं नहीं होते हुए भी लोग प्रसन्न थे, खुश थे। लेकिन एक ऐसा आकर्षण पैदा किया गया जिस आकर्षण ने लोगों के भीतर के मोह को जागृत किया। और जब मोह जागृत हो जाता है तो फिर वह ज्ञान को प्रदूषित करने लग जाता है। जब ज्ञान प्रदूषित होगा तो फिर बाहर का पर्यावरण अपने आप प्रदूषित होने लग जाएगा। ये पूरी की पूरी रूपरेखा प्रदूषण की हमारे भीतर की मोह की वृद्धि के साथ चल रही है। किन्हीं भी चीजों के उत्पादन होते हैं तो उन उत्पादनों का सबसे ज्यादा प्रयोग करने के लिए जब लोग लालायित होते हैं तो लोगों को एक साथ वो सारी चीजें उपलब्ध कराना होती हैं, और एक साथ सारी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए हमें अनेक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। और उनमें सबसे बड़ा साधन है वाहन, जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, वाहन। परिग्रह के प्रमाण में जब दोष लगता है तो आचार्य समंतभद्र महाराज सबसे पहले अतिचारों में सबसे बड़ा दोष कहते हैं अतिवाहन, अति संग्रह। सबसे बड़ा दोष परिग्रह को बढ़ाने के लिए जो लगता है वो वाहन के माध्यम से लगता है। वाहन समझते हैं, व्हीकल्स। पहले भी वाहन होते थे। कौन से वाहन होते थे? हाथ की गाड़ियां, बैल गाड़ियां, घोड़े गाड़ियां, बहुत बहुत हाथियों की गाड़ियां। पहले इन वाहनों से लोग अपने आप को कहीं से कहीं तक ले जाते थे, कुछ माल ले आते थे, कुछ सामग्री कहीं से कहीं तक पहुंचा देते थे, और यह सुविधाजनक तरीके से चला करता था। गांव में भी, सब गांव में एक दूसरे के लिए ये वाहन चलते थे, आदान प्रदान हो जाता था। लेकिन जब से ये माहौल बना कि आकर्षक चीजें सबको एक साथ चाहिए, एक साथ सबके लिए उपलब्धि हर एक घर में होनी चाहिए, हर घर में उन वस्तुओं की डिलीवरी एक साथ होनी चाहिए, तो वो एक साथ चीजें आएंगी, लोड होंगी, तो वो फास्ट तरीके से आएंगी तो ही आपके पास पहुंच पाएंगी। और इसके लिए आपको अति तीव्र गति से चलने वाले वाहनों की आवश्यकता पड़ी। और जब अति तीव्र गति से चलने वाले वाहन सामने आए
तो उन वाहनों के माध्यम से सबसे ज्यादा प्रदूषण प्रारंभ हुआ। तेल की खपत, ऊर्जा की खपत, और सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत तब शुरू हो गई जब एक साथ सबको बहुत सारी उपभोग सामग्री चाहिए। जब एक साथ बहुत सारी उपभोग सामग्री चाहिए तो बड़े बड़े कारखाने चाहिए, बड़े बड़े आपके लिए इंडस्ट्रियां चाहिए जिनमें ये सब सामग्रियां एक साथ बड़ी बड़ी मशीनों के माध्यम से उत्पन्न हो। और जब मशीनों के माध्यम से ये सब सामग्रियां उत्पन्न होने के लिए तत्पर हो गई तो इस यंत्र के युग में ऐसी यंत्रणा लोगों के लिए मिलने लग गई कि प्रकृति का भी उससे एक तरह से बैलेंस बिगड़ गया। इसको कहते हैं विकास। और यह विकास जब तक चलेगा, जिस गति से चलेगा, पर्यावरण उसी गति से दूषित होगा। वो आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आप केवल इस पर गोष्ठी कीजिए, विचार मंथन कीजिए, अब आपसे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि होता तब तक जब तक आप भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताए गए अपरिग्रह अणुव्रत का पालन करते। आपने अपरिग्रह अणुव्रत की धज्जियां उड़ाना शुरू की, और जहां पर परिग्रह की अपार सीमा के प्रति लालसा आदमी के अंदर उत्पन्न होने लगी, तो बस वहीं से पहला प्रदूषण हमारी विचारों से उत्पन्न हुआ, हमारा मोह जनित ज्ञान से उत्पन्न हुआ, और वही प्रदूषण आगे चल करके अनेक समस्याओं का कारण बन गया। आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार में अपरिग्रह अणुव्रत के अतिचारों का वर्णन करते हुए सबसे पहला अतिचार, सबसे पहला दोष बताया अतिवाहन। ये एक ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूं। जब हम उन अतिचारों को पढ़ते हैं और हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि सबसे पहला अतिचार परिग्रह परमाण व्रत में अतिवाहन। भाई अति वस्त्र भी कह सकते थे, अति भोजन भी कह सकते थे, अति मकान भी कह सकते थे, अति व्यापार भी कह सकते थे, कुछ नहीं। सबसे पहला अतिचार कहां से शुरू हुआ? अतिवाहन। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। रत्नकरण श्रावकाचार में पूरे देश के लोगों ने गोष्ठी कर ली होगी, जितने विद्वान होंगे सारे विद्वानों ने गोष्ठियां करके बड़ी बड़ी किताबें छपा दी होंगी। परिग्रह के ऊपर, अपरिग्रह के ऊपर बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई होंगी, हो चुकी होंगी। लेकिन मैं आपको एक बात छोटी सी बताना चाहता हूं जो शायद नहीं हुई होगी, जो छूट गई होगी। परिग्रह की जड़, परिग्रह परिमाण व्रत में लगने वाला दोष कहां से शुरू होता है? ये सीखो, जैन भी सीखें, अजैन भी सीखें, क्योंकि व्रत सबके लिए उपयोगी हैं, व्रत सबके लिए हितकारी हैं। और अगर आप इस व्रत का पालन करेंगे, इस नियम का पालन करेंगे, अपरिग्रह अणुव्रत की ओर अगर आप चलेंगे तो कहीं कोई गुंजाइश है इस पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने की। अदरवाइज कोई गुंजाइश नहीं है कि आप इस पर्यावरण को बचा सकें। सबसे पहला दोष कहां से शुरू होता है? तो आचार्य समंतभद्र जैसे तार्किक महाराज लिखते हैं, अति वाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानी। यानी सबसे पहले अति वाहन, जहां पर वाहनों की अति होने लग जाएगी, परिग्रह बढ़ने लगेगा, उपभोग बढ़ने लगेगा, उपभोक्ता का मार्केट बढ़ने लगेगा, सारे के सारे प्रदूषण यहीं से उत्पन्न हो जाएंगे। आज आप देखें, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां और कितने बड़े बड़े वो कंपनियां अपनी इंडस्ट्रियां चलाती हैं, तब किसी मार्केट में लाकर के उस प्रोडक्ट की खपत उपभोक्ता के पास तक पहुंचा पाती हैं। पहले
जब इस तरह की कंपनियां नहीं होती थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, लोग सब चीजें खाते थे, पीते थे, खुद अपना बनाते थे, खुद अपना करते थे। हर एक गांव में भी हर चीज उपलब्ध रहा करती थी। वाहन भी होते थे, वस्त्र भी होते थे, जूते चप्पल भी होते थे, खाने पीने की सामग्रियां भी होती थी, और सभी तरह की सुख सुविधाएं, लोहे के सामान भी होते थे, और सब तरीके के कपड़े आदि भी हुआ करते थे। लेकिन जो जहां पर बन रहा है वहीं पर खाया जा रहा है, वहीं पर उसका उपभोग किया जा रहा है, तो वाहन की जरूरत नहीं। सब अपना अपना सुख खुद भोग लेते थे और खुद उस सुख के उपभोग के साथ में प्रदूषित होने से अपने मन को भी बचा लेते थे और पर्यावरण को भी प्रदूषित करने से बचे रहते थे। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यह उपभोक्तावाद का जन्म लेना, यह उपभोग का बड़ा बाजार खड़ा होना, और सारा बाजार एक एक कंपनी के एक एक ओनर के हाथ में होना, ग्लोबलाइजेशन, इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज का, हर एक प्रोडक्ट का हो जाना, यह सबसे ज्यादा प्रदूषण का कारण है। जहां पर ऐसी मशीनें काम करती हैं, हजारों लोग एक साथ काम करते हैं, वहां पर आप देखिए कितना प्रदूषण उन मशीनों के माध्यम से होता है, कितना कचरा वहां से निकलता है, कितने केमिकल वहां से निकलते हैं, और वही केमिकल सारी नदियों को बर्बाद करते हुए, पूरी भूमि को बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारी मजबूरी है। हमें, भारत एक विकासशील देश कहलाता था, हम विकासशील थे, लेकिन हमने क्या होड़ बना ली, हमें अब विकसित देशों की श्रेणी में आना है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण यह उद्देश्य है, और यह उद्देश्य जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप इसी तरह से उपभोक्ता की श्रेणी को बढ़ाते चले जाएंगे। आप उपभोग की सामग्रियों को बढ़ाएंगे, उत्पादन सामग्रियां बढ़ेंगी, यंत्र बढ़ेंगे, तो इस धरती पर यंत्रणा भी बढ़ेगी। यंत्रणा समझते? कष्ट, पीड़ा, और सबसे ज्यादा इस धरती को कष्ट देने वाली अगर कोई चीजें यहां पर स्टेब्लिश हैं तो वो हैं बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, जो इस धरती को सबसे ज्यादा कष्ट देती हैं, भूमि को कष्ट देती हैं। यंत्रों से इस धरती को यंत्रणा मिल रही है। धरती का मतलब प्रकृति, और जब प्रकृति को कष्ट मिलेगा, यंत्रणा मिलेगी, तो फिर पुरुष कैसे अच्छे से रह पाएगा? उसको तो धरती से ही सब कुछ प्राप्त करना है, भोजन, पानी, सब कुछ उसका धरती से ही संपर्क होकर के आता है, तो सब कुछ दूषित होगा, सब प्रदूषित होगा, रोग उत्पन्न होंगे, व्याधियां होंगी, बीमारियां होंगी, और व्यक्ति धीरे धीरे अपने अंदर सुख की चाह तो बढ़ाएगा लेकिन दुखी होता चला जाएगा। आज सबसे ज्यादा अगर इन उपभोग सामग्रियों का उत्पादन हो रहा है तो वही सबसे ज्यादा इस प्रदूषण का कारण बन रहा है। और उन उपभोग सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए सबसे ज्यादा वाहनों की आवश्यकता पड़ती है। आप देखें, सड़क पर चलने वाले सबसे ज्यादा वाहन किसको ले जाते हैं? सामग्रियों को ले जाने के लिए। कितनी ट्रेनें, कितने ट्रैक्टर, कितने ट्रॉलियां, कितनी बड़ी बड़ी ट्रक, ये सब लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज्यादा होना पड़ता है। उपभोग सामग्रियां तरह तरह की आदमी के पास तक पहुंचानी जरूरत पड़ती है, और इन सब के कारण से वह चीजें समय पर तब पहुंचेंगी जब सड़कें अच्छी होंगी। वाहन कहां चलेंगे? सड़कों पर, गांव की मेड़ों पे थोड़ी ना चलेंगे वाहन। तो सड़कें बनानी पड़ेंगी। सड़कें बनानी पड़ेंगी तो वो गांव की सड़कें काम नहीं आएंगी जो सिंगल रोड होती हैं।
सिंगल रोड पर एक वाहन जा रहा है, दूसरा वाहन सामने से आ रहा है, उसकी गति कम हो गई, वो साइड दे रहा है, तब तक पीछे चार और खड़े हो गए, जाम लग गया। समय पर उपभोक्ता के पास में कोई सामग्री नहीं पहुंच रही, वो कॉल करने लगा, चिल्लाने लगा, कोई आपका प्रोडक्ट समय पर नहीं आता, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा। प्रॉब्लम इंडस्ट्री वाले को यहां से शुरू हो जाती है। जब इस तरह की सुविधाएं हमारे लिए जरूरत से ज्यादा हमें उपभोग करने की आवश्यकता पड़ गई। लोग तो पहले भी जीते थे ना, पहले भी सब सामग्रियों का उपभोग करते थे, सब खाते थे, सब पीते थे। अगर एक गांव में दूध की भी जरूरत पड़ती थी तो उस गांव में ही दूध मिलता था, गांव में ही सब बनता था, गांव के लोगों तक पहुंचता था। अब आज सिस्टम ही बदल गया भाई, दूध पहले गांव में होगा, शहर में जाएगा, फिर वहां से डेयरी में पहुंचने के बाद में लोगों के पास पहुंचेगा, तो वह सिस्टम ही बदल गया। डेयरी की इंडस्ट्रियों ने सारे दूध को कैप्चर करना शुरू कर दिया, गांव के लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, उन्हें पैसे का लोभ दे करके सारा दूध पहले मेरे पास लाओ, मैं उसके डेयरी प्रोडक्ट बनाऊंगा, उसको तरह तरह से उस प्रोडक्ट को अपनी मशीनों में डाल करके कुछ ना कुछ बना करके आइटम बनाऊंगा, उसके बाद में जो बचाएगा वो दूध आपके पास तक पहुंचेगा। वो क्या होगा वो आप जानते हैं। जब एक जगह पर सारा का सारा उत्पादन इकट्ठा होकर के और डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आने लग जाती है, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी कारण से उत्पन्न होने लग जाता है। इसकी तह में जाएं आप। अति वाहन की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे अंदर अपने पास रखे हुए परिग्रह से संतुष्टि नहीं होती, हमें जब आवश्यकता से अधिक परिग्रह चाहिए पड़ता है तो हमें अति वाहन की आवश्यकता पड़ती है। तो अति वाहन सबसे बड़ा कारण बन गया परिग्रह परिमाण व्रत की धज्जियां उड़ाने का। और जहां इस व्रत की धज्जियां उड़ी, वहीं से प्रदूषण होना शुरू हुआ। यह मैं आपको बता रहा हूं कि प्रदूषण की अवधारणा जैन साहित्य में कहां है, किस तरह से कही गई है। अति वाहन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसे परिवहन विभाग कहते हैं। गवर्नमेंट का एक बड़ा डिपार्टमेंट ही अलग दिया जाता है। परिवहन, पर्यावरण को मिटाने का, दूषित करने का सबसे बड़ा साधन क्या है? परिवहन। ये विभाग सबसे ज्यादा। लोगों को भी भागना है, वस्तुओं को भी दौड़ाना है, और इसके लिए बड़ी बड़ी सड़कें चाहिए। तो पहले सिंगल रोड हुआ करती थी, गांव की सड़कें हुआ करती थी, तब तक भी ठीक था भाई, ट्रैक्टर ट्रॉली थोड़ी बहुत चली जाती थी। अब तो सबको आधा घंटे के अंदर, एक घंटे के अंदर सारे शहरों में सारी चीजों की डिलीवरी एक साथ होनी चाहिए। चाहे वो दूध के प्रोडक्ट हो, चाहे वो साग सब्जियां हो, चाहे कोई भी तरह की दालें हो, अन्न हो, कुछ भी हो, सब कुछ सब जगह दौड़ता भागता दिख रहा है, दौड़ता भागता दिख रहा है। और दौड़ने के लिए सड़कें चाहिए। सिंगल रोड से काम नहीं चला तो डबल रोड शुरू हुई, डबल रोड से काम नहीं चला तो 4 लाइन रोड शुरू हुई। अब 4 लाइन रोड भी छोटी दिखती हैं, 6 लाइन चाहिए, 8 लाइन तक हो गई हैं। इससे भी ज्यादा है, हो सकती है कहीं। समझ आ रहा है? कहां है? नोएडा वोएडा में है कहीं? चाइना में? अरे अपन भारत की बात कर ले अभी। तो बस जब जो चीज चाइना में है, जो चीज अमेरिका में है, वो चीज भारत में होगी, आने वाले समय में हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 8 लाइन हो चुकी है, 10 लाइन हो जाएगी, 12 भी हो जाएगी, 16 तक हो जाएगी, सब हो जाएगा। 16 कारण भावना वहीं पर नजर आएगी आपको। समझ आ रहा है? और दूसरी, खाने पीने की सामग्री के लिए कहा, सबसे पहले परिग्रह परिमाण व्रत में दोष लगता है। तो किससे? ये जोर दे करके बोल रहा हूं, पहली बार ये प्रवचन यहां पर हो रहा है, पहली बार इस पर्यावरण पर मैं बोल रहा हूं, और पहली बार जैन दर्शन के अनुसार पर्यावरण आपको सिखा रहा हूं। शायद इससे पहले दुनिया के किसी विद्वान ने और किसी साधु ने भी नहीं बताया होगा जो मैं आपको बता रहा हूं।
अति वाहन, भाई जरूरत है किसी चीज की। आज दुनिया में यह भी एक अवेयरनेस के लिए बहुत बड़ी कैंपेनिंग चल रही है कि लोगों को बताया जा रहा है, भाई जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन आपको गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध होते हैं, आप उनका अधिक से अधिक यूज कीजिए। वो एक्स्ट्रा चल रहे हैं, आपके पास एक्स्ट्रा भरे पड़े हैं। उन वाहनों में बैठना तो आपको ऐसा लगता है कि हमारा स्टैंडर्ड ए ग्रेड से सी ग्रेड पे आ गया। कोई अगर पूछ लेता भाई किस कन्वीनियंस के साथ आए, बस में आया। तो बस में आए थे आप, गाड़ी नहीं थी आपके पास। समझ रहे हो ना? ये जो आदमी का मेंटल लेवल बन गया, इसने सारा का सारा परिग्रह परिमाण व्रत की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। किसी के घर पर कोई मिलने जा रहा है, किसी के ऑफिस में जा रहा है, यहां तक कि अब तो स्कूलों में भी बच्चे जाते हैं तो उनके लिए भी ये धीरे धीरे होने लगा है, हो रहा है। हमारा बच्चा स्कूल बस में थोड़ी ना जाएगा, हमारा बच्चा हमारी कार से अलग जाएगा, नौकर छोड़ने जाएगा, उसको ड्राइवर अलग लेकर के जाएगा। ये भी ट्रेंड है। एक एक बच्चे के लिए एक एक कार अलग अलग से चाहिए। सुन रहे हो ना? बोल नहीं रहे हो? किसकी कहानी है? मेरी? किसकी कहानी है? प्रदूषण कौन फैला रहा है, मैं कि आप? बोलो। परिग्रह किसके पास है? वाहन किसके पास है? आपके लिए इन अति वाहनों पर जब तक नियमित करने का भाव नहीं आएगा, तब तक आप इस परिग्रह परिमाण व्रत का उपयोग उपभोग किसी भी तरह से अच्छे ढंग से न अपने लिए कर पाओगे, न दूसरों के लिए कर पाओगे। ये बात आपने कभी दिमाग में लाई? अभी तक आपका ध्यान क्या रहता था? वस्त्र गिनने का, हरी गिनने का, कितनी हरी खाना है, कितने अन्न खाना है, अन्न की मतलब एक वो बना ली, सीमा बना ली। हमारे तो 5 ही अन्न खाने का नियम है, 5 ही हरी लेने का नियम है, और घर में जाओ तो 5-5 वाहन गड़े हुए हैं। समझ आ रहा है? तो आप कौन से परिग्रह का परिमाण कर रहे हैं? क्या कह रहे हो किशनगढ़ वाले? क्या सोच रहे हो? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो हमारी सोच कहां है? पर्यावरण का प्रदूषण जिन कारणों से होना है, वो कारण है परिग्रह की परिमाण व्रत की अतिचारता, दोषता। और वो जहां से शुरू होगा, वहीं से हमारा भीतरी ज्ञान भी प्रदूषित होगा, बाहरी पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। इसलिए अब हमें यह नियम देने की जरूरत नहीं कि आप कितनी हरी खाते हैं, कि कितना भोजन करते हैं, कि कितना अन्न खाते हैं। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं आज के। अगर आपको पर्यावरण के प्रदूषण को बचाने पर अपनी पहल करनी है, तो आपको सबसे पहले यह सोचना पड़ेगा, हम वाहनों का कितना संग्रह करते हैं, हम वाहनों का उपयोग किस तरह से करते हैं। हमारे एक वाहन में हम अकेले बैठ करके घूमते हैं, उसी में 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग भी बैठ सकते हैं। पूरा का पूरा सड़क पर हम अकेले तन करके चलते हैं, हम अकेली गाड़ी में अपने अकेले बैठे हुए होते हैं, एक ड्राइवर साथ में होता है, और उसी गाड़ी में अगर 6 लोग 8 लोगों की बैठने की जगह है, तो हम अपनी गाड़ी को सरकारी गाड़ी तो नहीं बनाना चाहेंगे कभी भी। क्यों ले जाएंगे भाई हम 6 आदमियों को बिठा करके? है? बिठाएगा ही नहीं वो। सही बात है, क्यों बिठाएगा भाई? हाँ, जिसने 20 लाख की गाड़ी ली है, वो क्यों सड़क चलते आदमी को अपने गाड़ी में बिठाएगा? कौन बिठाएगा? वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कहने जा रहा हूं। तो यही बात समझने की है कि हम उस वाहन का उपयोग अपने लिए कर रहे हैं, उसके माध्यम से कितना प्रदूषण फैल रहा है, हम कितनी जगह ऑक्युपाई करके चल रहे हैं इस सड़क के ऊपर। और अगर हम अपनी सुविधा के लिए इतना भी अपने लिए करने लग जाएं कि जो वाहन जहां तक जा रहे हैं, अगर उसमें सेठ लोग भी सरकारी वाहनों का उपयोग करेंगे,
तो एक सामान्य आदमी भी सरकारी वाहनों का उपयोग करने में हिचकेगा नहीं। लेकिन जब सब अपने अपने वाहनों का अलग अलग उपयोग करेंगे तो फिर सामान्य आदमी भी सोचेगा मैं भी क्यों इस बस में बैठूं, मैं भी क्यों इस ट्रेन में बैठूं, मैं भी अपनी अलग कार खरीदूंगा और उसी से जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आप सोचें, एक कार को खड़ा करने में कितना लोहा लगता है, और जब वो 10 साल के बाद 6 साल के बाद बेकार हो जाती है तो कितना कचरा डंप होता है। ये भी आप कहीं देख सकते हैं, हमने देखा था कहीं दिल्ली नोएडा की तरफ। समझ में आ रहा है? ऐसा जो कुछ भी ये सब वेस्टेज हो रहा है और इससे जो प्रदूषण हो रहा है, ये भी अनाप शनाप पर्यावरण को बिगाड़ने का कारण बन रहा है। इसलिए मैं आज इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए यही बात आपसे कहना चाहता हूं। वस्त्र आपके पास कितने ही हो, मैं अभी कुछ नहीं कह रहा। अन्न कितना ही खा लो भाई, उतना ही खाओगे जितना पेट में समाएगा ना। तुमने अन्न की गिनती बना करके अपने आप को संतुष्ट कर लिया, मैं 5 खाता हूं। 5 खाओ चाहे 10 खाओ, क्वांटिटी तो उतनी ही कंज्यूम होगी ना जितना आपके पेट की जगह है। उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? हरी चाहे 10 खा लो, चाहे 20 खा लो, चाहे 4 खा लो, चाहे 1 खा लो, आदमी को पेट भरने का उद्देश्य है, चाहे 10 से भरे चाहे 1 से भरे, फर्क क्या पड़ता है भाई? ये कौन सी फिनोमेना शुरू होगा, ये कहां से फिलॉसफी शुरू हुई जिसने सारे के सारे मतलब विचारों को ही बदल दिया कि हमें क्या समझना चाहिए। परिग्रह परिमाण व्रत का इतना पठन पाठन होने के बाद हर व्यक्ति रतखंड श्राप का चार पढ़ता है, हर पाठशाला में पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। आज आपके सामने ये बात रखी है, आपके गले ये बात उतरनी चाहिए। जो हम कर चुके कोई बात नहीं, अगर हम भीतर से थोड़ी सी भी अवेयरनेस लाएंगे तो हम एक बहुत बड़ा रोल पार्ट कर सकते हैं इस एनवायरनमेंट को शुद्ध बनाने में, इस पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में हम अपना एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। लेकिन वो होगा किससे? मैं किसी और चीज पर जोर नहीं दूंगा। अब अतिवाहन, उसके बाद लिखा है अति संग्रह, ये दूसरे नंबर पर है। आचार्य समंत भद्री महाराज की दृष्टि बहुत बड़ी दृष्टि है, बहुत बड़े दार्शनिक हुए वो। अति संग्रह माने और दूसरी चीजों का संग्रह बाद में, पहले अति वाहन से यह प्रदूषण शुरू होता है। इसलिए पहले आप इस तरह के वाहनों के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। हमें कितनी जरूरत अपने प्राइवेट वाहन की पड़ती है और हम कितना काम अपने इन गवर्नमेंट जो व्हीकल्स चलते हैं, जो परिवहन विभाग की चीजें चलती हैं, हम उससे कितना अपना उपयोग कर सकते हैं। अगर हम इस पर भी ध्यान देने लगेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आएगा, जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत बड़ी रोकने की बहुत बड़ी पहल होगी। सरकारी वाहनों की कहीं कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कमी नहीं है, बस बात वही है, हम अपनी मर्जी के मालिक। जब हमें टाइम मिलेगा हम अपनी गाड़ी उठाएंगे, जब टाइम मिलेगा तब हम चलेंगे, जब टाइम मिलेगा तब हम पहुंचेंगे। अब सरकारी वाहन होगा तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम तो रहता ही है। वेट करना भी अब हमारी फितरत में नहीं रहा। हम क्यों भाई प्रतीक्षालय पे खड़े होकर वेट करें? ये भी अब हमें एक स्टैंडर्ड डाउन करने वाली चीज दिखती है। भाई हम वेट कर रहे हैं बस का, हम वेट करें ट्रेन का। तो जब तक हम इस तरीके की मानसिकता में सुधार नहीं लाएंगे तब तक ये पर्यावरण कभी भी प्रदूषित होने से बच नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा कारण पर्यावरण प्रदूषण का जैन सिद्धांत के अनुसार मैंने आपको बताया है। अन्य अनेक कारण हैं, उनकी विवेचना भी करने का समय मिलेगा तो करेंगे। आप लोग सुन सुन करके थकेंगे तो नहीं? बोलो तो। अरे तो पूछना तो तुम्हें चाहिए था महाराज, आप सुना के तो नहीं थकोगे। लेकिन आपके अंदर दया की कोई भावना है नहीं है ना? चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप इसी तरह का विचार रखें कि हमें सुनने में भी समझने में भी अच्छा लगता है तो सुनाने वाले को भी अपने आप अच्छा लगने लग जाता है। और वह नहीं भी बोलना चाहे तो उसके अंदर से चिंतन अपने आप इसीलिए आ जाता है
कि सुनने वाले जो ऑडियंस बैठे हुए हैं ये सभी कुछ सुनना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के विचार इस भूमि पर हमें बैठने के बाद आते हैं। समझ में आ रहा है? तो मंदसौर की भूमि हमारे लिए बड़ी उर्वरक भूमि है। सब जगह की भूमि तो बंजर हो रही है लेकिन यहाँ की भूमि पर हमारे चिंतन की क्षमता बढ़ती है, कुछ नया क्रिएट होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग इस तरह के चिंतन का लाभ लें, ज्ञान का लाभ लें, और ये लाभ सब लोगों के पास तक पहुंचे। समझ आ रहा है? जगह जगह के लोगों ने मन में भावना तो की है, चातुर्मास चातुर्मास, है ना? उसी क्रम में आज किशनगढ़ भी उपस्थित हुआ है राजस्थान। तो चातुर्मास तो कहीं ना कहीं होगा ही, लेकिन कहां होगा ये निर्णय भी थोड़ा सा योग साधना करने के बाद, 21 तारीख के बाद हम अपना मन बनाते हैं। समझ आ रहा है? तो 21 तारीख को ही जो है सबसे बड़ा दिन है अपने लिए। और हम ध्यान योग का यह कार्य सारे समाज, पूरी मंदसौर की समाज के लिए है। यह स्वास्थ्य लाभ तन का मन का आपको मिले, और ध्यान के माध्यम से भी कितने बड़े बड़े चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, ये भी आप कभी अपने विश्वास में ला पाएं। तो इस अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया को भी अपने लिए अनवरत जारी रखेंगे। इस तरह से एक बहुत बड़ा योग दिवस पर, यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यह योग का कार्यक्रम आपके सामने आ रहा है। यह भी मंदसौर के लिए अपने आप एक ऐसा अवसर बन गया। मुझे क्या पता था कि 10 साल हो गए कि 11 साल हो गए। जब मुझे सिंगोली आना हुआ तो आसपास सोचा कहाँ चलें, तो 50, 100, 150 किलोमीटर की रेंज में, गर्मी में इससे ज्यादा बिहार नहीं करना चाहता था। इसलिए जैसे भी चला 100-150 किलोमीटर की रेंज में ढूंढा तो मंदसौर दिख गया, तो मैंने कि चलो मंदसौर ही चलते हैं समझ आ रहा है? तो आप लोगों के लिए ये जो अवसर मिले हैं, इन अवसरों का अच्छे से लाभ लें, और सभी लोगों के लिए इस बात से अवगत करें कि हम इस तरह के योग ध्यान से अपने जीवन को सुख समृद्ध में और स्वस्थ बनाएं। बोलिए महावीर भगवान की।